आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज़ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग नाम ही प्रैक्टिस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पे रेड कलर का एक बटन नज़र आ जाएगा सब्सक्राइब का, आप उसको जस्ट क्लिक कर लें। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है विदाउट एनी हसल आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आपका लेक्चर नंबर 3 है आज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाया था, सी एन सी आउट स्टेटमेंट्स उसमें हमने यूज़ की थी। मेंबर फंक्शन को हमने देखा था विदाउट पैरामीटर्स, और फिर मेंबर फंक्शन हमने बनाया था विद पैरामीटर्स, उसको आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए थे। हमने क्लास बनाई थी एक ग्रेड बुक के नाम से, हमने क्लास बनाई थी बुक के नाम से, हमने सेटर फंक्शंस बनाए थे और हमने गेटर फंक्शंस बनाए थे। अगर आपको याद हो, सेटर फंक्शंस जो थे वो क्लास के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, जिनको डेटा मेंबर्स भी कहा जाता है, उनकी वैल्यूज सेट कर रहे होते थे, उनके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे होते थे, उसके अंदर वैल्यूज को जो है वो असाइन कर रहे होते थे। और जो गेट के फंक्शन है या जो गेटर फंक्शन है हमारा, वो गेटर फंक्शंस क्या कर रहे होते थे, आपके डेटा मेंबर्स क्लास के उनकी वैल्यूज को गेट करके आपको दे रहे होते थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लोग एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस क्लास का। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है और उसके ऊपर हम एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लास को हम सेपरेट फाइल के अंदर और मेन मेन जो आपका फंक्शन है उसको सेपरेट फाइल के अंदर कैसे रख के अपने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है और उसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हाउ डज द डिस्ट्रक्टर वर्क्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद हम जो है कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल प्रोग्राम भी बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर जो है ना विद आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग जो है वो एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे। तो एग्जांपल प्रोग्राम सबसे पहला आज का, ठीक है, वो डिस्टेंस की एक क्लास है, वो हमने बनानी है। लेकिन उससे पहले कि हम क्लास की तरफ जाएं, प्रोग्राम बनाएं, आईडीई में जाएं, हम ये देखते हैं कि इसमें कितने डेटा मेंबर्स होंगे और कितने इसके मेंबर फंक्शंस होंगे। तो हमने जो क्लास बनानी है उसका नाम हम रखेंगे डिस्टेंस। उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक का नाम होगा फीट, एक का नाम होगा इंचेस। फीट जो है ये इंटीजर टाइप का हमारा क्लास का डेटा मेंबर होगा, और इंचेस जो है ये हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर होगा क्लास का। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं लफ्ज डेटा मेंबर आज से यूज करूंगा फॉर द वेरिएबल्स विच यू डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ठीक है, डेटा मेंबर्स मैं उनको कहूंगा। नंबर 2, मेंबर फंक्शंस मैं उनको कहूंगा जो आपकी क्लास के अंदर जो डिफाइंड आपने जो फंक्शंस जो आपने डिफाइन किए होंगे उनको मैं मेंबर फंक्शंस कहूंगा आज से। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा मैं बता देता हूं आपको कि डेटा मेंबर इज बेसिकली नथिंग बट variables declared inside the class, and member functions are nothing but the functions which are defined inside the class। क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है उसको हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर या हमारे इस क्लास के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो पहले क्लास को डिफाइन करना है। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास टोटल ना 4 मेंबर फंक्शंस होंगे। जो पहला मेंबर फंक्शन होगा उसका नाम होगा सेट डिस्ट, ये डिस्टेंस की वैल्यू सेट करेगा, यानी कि इसको मैं फीट की वैल्यू पास करूंगा, इसको मैं इंचेस की वैल्यू पास करूंगा। तो ये जो फंक्शन होगा ये फीट की वैल्यू को फीट डेटा मेंबर में और इंचेस की वैल्यूज को इंचेस डेटा मेंबर के अंदर ले जाके स्टोर कर देगा, उसमें असाइन कर देगा। फिर एक मेंबर फंक्शन होगा गेट डिस्ट के नाम से, जो कि नाम से जाहिर है एक गेटर फंक्शन है। तो गेटर फंक्शन आपको
क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज गेट करके देता है, ठीक है। तो ये फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू आपको गेट करके देगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गेट डिस्ट का फंक्शन है ये किस ऑब्जेक्ट का फीट और इंचेस की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा या आपको शो करके देगा। तो ये उसी ऑब्जेक्ट का फीट और इंचेस की वैल्यूज आपको जो है वो डिस्प्ले करके देगा, रिटर्न करके देगा, जिस जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा गेट डिस्ट फंक्शन को। फिर उसके बाद हमारे पास ये इनिशियलाइज का एक मेथड है। नाम से जाहिर है कि ये इनिशियलाइज करेगा, ये आपके फीट और इंचेस की वैल्यू के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको इनिशियलाइज करेगा, और हम इसको इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक और हमारे पास मेंबर फंक्शन है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, बल्कि चारों की रिटर्न टाइप यहाँ पे देख लें, चारों की रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका नाम जो है वो है शो डिस्ट। ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू यानी कि फीट और इंचेस की वैल्यू शो करके देगा, ठीक है। फीट और इंचेस की वैल्यू शो करके देगा फॉर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने कोड ब्लॉक्स जो है वो ओपन कर दिया है। इसमें मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू के ऑप्शन को क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करूंगा ताकि मैं न्यू प्रोजेक्ट बना सकूं। कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्टेंस एग्जाम्पल। इसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। डिस्टेंस एग्जाम्पल के अंदर सोर्सेज मेन डॉट cpp मेन फंक्शन के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपनी जो क्लास है उसको डिफाइन कर लेते हैं। क्लास का नाम है जी डिस्टेंस। ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। मैं इसके जो दो डेटा मेंबर्स हैं उनको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेकिन उनको जो है वो डिक्लेयर करने से पहले उसका जो प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो मैं लिखूंगा। इंटीजर फीट के नाम से एक वेरिएबल है मेरा क्लास का, यानी कि डेटा मेंबर है, और फ्लोट टाइप का एक दूसरा डेटा मेंबर है जिसका नाम मैंने इंचेस रखा है। इसके बाद जो है मैं अपने जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जो है यहाँ पे उनकी जो डेफिनेशन है वो लिख दूंगा। इसके अंदर जो पहला है उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, उसका नाम मैंने लेट सपोज रखा गेट टेस्ट, ठीक है। और ये मुझे जो है मुझसे डिस्टेंस की वैल्यूज़ मांगेगा, तो मैं इसके अंदर जो है सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ, लेट सपोज \n के अंदर के एंटर द वैल्यू फॉर एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, ठीक है। यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ, स्पेस, और इसके बाद यहाँ पे मैं फीट वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। देन मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर यूज़र से कहूँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस, ठीक है। यहाँ पे कोलन पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और यहाँ पे मैं इंचेस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो ये मेरा गेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो तैयार हो गया। फिर इसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, वॉइड शो डिस्ट, ठीक है, जो कि डिस्टेंस यानी कि फीट और इंचेस की वैल्यूज मुझे शो करके देगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ फीट इज, या द वैल्यू ऑफ फीट कोलन दो स्पेसेस के बाद यहाँ पे फीट वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैं \n भी लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है ये प्रिंट हो जाए। इन केस के ये अगर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं होगा तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है मैं इंचेस की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, \n द वैल्यू ऑफ इंचेस, और इंचेस वेरिएबल का मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा। तो ये आपका शो डिस्ट का मेंबर फंक्शन है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और मेंबर फंक्शन अब बना लेते हैं इनिशियलाइज के नाम से, जो कि फीट और जो कि आपका फीट वेरिएबल और आपके इंचेस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा 0 के साथ, ठीक है। तो ये आपके तीन मेंबर फंक्शन हो गए, गेट डिस्ट, शो डिस्ट
और इनिशियलाइज का मेंबर फंक्शन। इसके बाद हमारा जो लास्ट मेंबर फंक्शन है उसका नाम है जी सेट डिस्ट। इसको मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा और इसको मैं फ्लोट टाइप का एक वैल्यू पास करूंगा। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसको फीट वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उसको क्लास के इंचेस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। तो यहाँ पे हमने अपनी जो क्लास थी डिस्टेंस की क्लास वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास 4 मेंबर फंक्शंस हैं। एक का नाम गेट डिस्ट, ये आपसे डिस्टेंस की वैल्यू मांगेगा। एक शो डिस्ट, ये आपको जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू शो करके देगा। एक इनिशियलाइज का मेंबर फंक्शन है जो कि फीट और इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। और एक हमारे पास सेट डिस्ट का फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, जो कि जिसको हम 2 वैल्यूज पास करेंगे। वो पहली वैल्यू को फीट वेरिएबल में असाइन कर देगा और दूसरी वैल्यू को इंचेस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। अब बारी है जी यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो डिस्टेंस मेरी जो क्लास है उसके मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, डिस्ट 1 एंड डिस्ट 2। ठीक है, और डिस्ट 1 डॉट मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सेट डिस्ट, कि डिस्ट 1 जो है वो सेट डिस्ट को कॉल कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 5, 6.75। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्ट 2 डॉट गेट डिस्ट। ठीक है, गेट डिस्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉल कौन कर रहा है, ये डिस्ट 2 का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डिस्ट 1 डॉट शो डिस्ट का फंक्शन इसके लिए कॉल करूँगा और डिस्ट 2 डॉट शो डिस्ट का फंक्शन जो है वो मैं डिस्ट 2 के लिए भी कॉल करूँगा। ओके जी, तो इस प्रोग्राम को जो है हम अब इस तरह कर लेते हैं कि रन कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें कोई अगर एरर है तो ये मुझे बता देगा। ये अभी भी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये बिल्ड हो चुका है, कंप्लीट है। एरर जो है वो इसके अंदर कोई नहीं है। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका ओके देयर इज सम लॉजिकल एरर। ओके जी, आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर आ रहा था, वो एरर मैंने ट्रेस बैक कर लिया है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और एरर बेसिकली यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा रहा है ना एंटर द वैल्यू ऑफ फीट। ठीक है, तो आपने यूज़र को मैसेज दिया एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, तो जाहिर सी बात है इसके बाद आपने यूज़र से जो है इनपुट स्टेटमेंट आपने लेनी है यूज़र से। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करना भूल गया था, cn स्टेटमेंट है और यहाँ पे फीट लिख दें। इसी तरीके से एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस। ठीक है, यहाँ पे मैं फीट कोलन थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। इसी तरीके से इंचेस, इंचेस के बाद कोलन, थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे सेमी कोलन तो लगना ही है। और cn स्टेटमेंट है, तो मैं इंचेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो पुट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंचेस। ठीक है, बाकी आपका प्रोग्राम जो है वो एज इट इज़ है। यहाँ पे मैं इसको जो है इसके लिए मैं कॉल करता हूँ सेट डिस्ट का फंक्शन और इसको मैं वैल्यूज पास कर लेता हूँ 5, 6.95। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। एरर कोई नहीं है। अब इस प्रोग्राम को ज़रा रन कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ फीट। ठीक है, फीट की वैल्यू कहता है इनपुट कर ले। मैं लेट सपोज इनपुट कर लेता हूँ फीट की वैल्यू 3। फिर ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस, तो इंचेस की वैल्यू लेट सपोज मैं इनपुट कर लेता हूँ 7.25। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि द वैल्यू ऑफ फीट 5, द वैल्यू ऑफ इंचेस 6.95, द वैल्यू ऑफ फीट 3 एंड द वैल्यू ऑफ इंचेस 3 7.25। ये 3 और 7.25 जो है ना, ये वैल्यूज मैंने दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है ना 5 और 6.95, ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्ट 1 एंड डिस्ट 2। ये क्या ये डिस्ट 1 के लिए दिखा रहा है या डिस्ट 2 के लिए दिखा रहा है? तो अपने प्रोग्राम को जरा हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को जो है हम वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जिस जगह पे लिखा है ना शो डिस्ट, ठीक है,
तो शो डिस्ट से पहले यानी कि डिस्ट वन डॉट शो डिस्ट से पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज बैकस्लैश n और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन। ठीक है, कि डिस्ट वन ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो की जा रही हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये शो डिस्ट जो है आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट वन की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट स्टेटमेंट यानी कि डिस्ट टू डॉट शो डिस्ट से पहले मैं लिख देता हूँ कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट टू और यहाँ पे बैकस्लैश n। ठीक है जी, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने चेंजेस किए हैं। ठीक है, इसको दोबारा से मैं रन कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, तो फीट की वैल्यू लेट सपोज मैं इनपुट कर लेता हूँ 9। एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस लेट सपोज 4.75। ठीक है, तो ये अब आपको पहले तो मैसेज दिखा रहा है कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन। ठीक है, कि डिस्ट वन ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी डिटेल्स आपको दिखा रहा है कि the value of feet for dist 1 is 5, the value of inches for dist 1 is 6.95। ये वैल्यूज जो हैं कहाँ से आई हैं, किस तरह दी हैं, इसका पूरा फ्लो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद एक मैसेज आ रहा है कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट 2 और आपसे कह रहा है कि यार डिस्ट 2 ऑब्जेक्ट जो है उसकी फीट की वैल्यू 9 है और जो डिस्ट 2 ऑब्जेक्ट है उसके इंचेस की वैल्यू जो है वो 4.75 है और ये 9 और 4.75 ये वही वैल्यूज हैं जो कि मैंने इनपुट की थी। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने इनपुट की थी। ओके जी, तो प्रोग्राम को हम ज़रा मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम जब आपका चलेगा ना तो आपका जो मेन फंक्शन है वहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। मेन फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमने ये लिखा है कि यार डिस्टेंस की क्लास है और इसके ना दो ऑब्जेक्ट्स बना दो, एक का नाम डिस्ट वन है कॉमा डिस्ट टू और उसके बाद सेमी कोलन। फिर हमने जो डिस्ट वन ऑब्जेक्ट है वो एक मेथड को कॉल कर रहा है, अपने क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम है सेट डिस्ट और इसको दो वैल्यूज पास कर रहा है 5 और 6.95। ये मेरी अपनी मर्जी की दो वैल्यूज हैं लेकिन पहली वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू जो है वो फ्लोट होनी चाहिए। ये मेरी अपनी मर्जी की गिवन वैल्यूज हैं, आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू देना चाहें तो वो आप जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना लाइन नंबर 36 के ऊपर मेन फंक्शन आपका रुक जाएगा, उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक कि सेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो कंप्लीटली तौर पे नहीं चल जाता। अब पहली चीज तो ये कि सेट डिस्ट को कॉल किसने किया है, सेट डिस्ट को कॉल किया है डिस्ट वन ऑब्जेक्ट ने और क्या वैल्यूज पास की जा रही हैं जी, पहली वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 6.95। तो चलते हैं सीधा स्ट्रेट अवे सेट डिस्ट जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन जो है सेट डिस्ट, उसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने सेट डिस्ट मेंबर फंक्शन है क्लास का। ठीक है, क्लास के अंदर ये जो है वो हमने इसका जो कोड है वो हमने क्लास की बॉडी के अंदर लिखा है। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो है आपने यहाँ से जो भिजवाई है वो भिजवाई है 5 और दूसरी वैल्यू है 6.95। तो जब ये फंक्शन आपका जो मेंबर फंक्शन है जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो 5 वैल्यू जो है ना वो इस वेरिएबल f में आ जाएगी और इस वेरिएबल f के साथ क्या होगा, वेरिएबल f की वैल्यू जो है वो फीट वेरिएबल में चली जाएगी। अब कौन से फीट वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो भाई उस ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल में जिसने सेट डिस्ट के फंक्शन को मेंबर फंक्शन को अभी अभी कॉल किया है। तो सेट डिस्ट को तो डिस्ट वन ने कॉल किया है, लिहाजा डिस्ट वन के अंदर मौजूद जो दो डेटा मेंबर्स हैं एक फीट है और एक इंचेस है, तो इसकी फीट वेरिएबल में क्या चला जाएगा, इसके क्लास का ये जो डेटा मेंबर है डिस्ट वन का, इसमें 5 वैल्यू चली जाएगी और 6.95 यहाँ पे वेरिएबल आई में आके रिसीव होगा, कॉपी हो जाएगा और वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो फिर फर्दर असाइन हो जाएगी इंचेस जो कि क्लास का डेटा मेंबर है। और यहाँ पे चूंकि सेट डिस्ट के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है डिस्ट वन ऑब्जेक्ट ने, लिहाजा यहाँ पे जो इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो अपडेट हो रही है, जो असाइन हो रही है, तो वो भी डिस्ट वन ऑब्जेक्ट के लिए असाइन होगी। ठीक है, तो मतलब जबकि मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये लाइन नंबर 36 आपकी जब चल चुकी होगी तो जो डिस्ट वन ऑब्जेक्ट है उसके फीट वेरिएबल में 5 चला जाएगा और उसके इंचेस वेरिएबल में 6.95 चला जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 37 पे हम कह रहे हैं यार डिस्ट टू जो ऑब्जेक्ट है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका ना गेट डिस्ट फंक्शन जो कि मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करें। तो गेट डिस्ट जो है गेट डिस्ट आपका चलेगा और सी आउट स्टेटमेंट आपको नजर आएगी और सी आउट स्टेटमेंट में जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ फीट
और आप फीट की जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो फीट वेरिएबल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, dist1 है, dist2 है। किस ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जाएगी? उस ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल में ये वैल्यू जाएगी जिस ऑब्जेक्ट ने गेट डिस्ट के फंक्शन को कॉल किया है। तो गेट डिस्ट को तो कॉल किया है जी dist2 ने, तो dist2 जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका डिस्टेंस क्लास का, उसकी फीट वेरिएबल के अंदर आपने जो वैल्यू दी होगी वो वैल्यू आपकी इसमें चली जाएगी। फिर ये आपसे कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस, तो जो भी आप इंचेस की वैल्यू दोगे वो dist2 ऑब्जेक्ट के इंचेस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, बिकॉज ये जो गेट डिस्ट नामी जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, इसको कॉल किसने किया था? इसको कॉल dist2 ने किया था। अगर इसको कॉल dist1 ने किया होता तो फिर उसके फीट और इंचेस वेरिएबल की वैल्यूज जो थी वो अपडेट हो जाती, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट dist1 ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिटेल्स हम शो कर रहे हैं कि उसके फीट और उसके इंचेस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे dist1 ऑब्जेक्ट है, इसका जो शो डिस्ट जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, उसको कॉल किया, तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रुक जाएगा। मेन फंक्शन मजीद नहीं चलेगा जब तक कि शो डिस्ट फंक्शन जो है वो कंप्लीटली चल ना जाए। तो शो डिस्ट फंक्शन यहाँ पे चलेगा, मेंबर फंक्शन, और ये आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा द वैल्यू ऑफ फीट। फीट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। लेकिन फीट वेरिएबल तो आपके पास dist1 दो ऑब्जेक्ट्स हैं, dist1 एंड dist2। dist1 में भी फीट वेरिएबल की वैल्यू पड़ी है जो कि 5 है, और dist2 के अंदर भी फीट वेरिएबल की वैल्यू पड़ी है जो कि आपने यहाँ पे दी थी, ठीक है। आपने लिखा था ना dist2 डॉट गेट डिस्ट, तो इसमें जो फीट की वैल्यू आपने दी थी वो आपने अपनी मर्जी की दी थी। तो ये कौन सी फीट की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा? भाई ये आपको उस फीट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा जो कि ऑब्जेक्ट dist1 की फीट वेरिएबल, क्योंकि इस शो डिस्ट फंक्शन को कॉल किसने किया है? शो डिस्ट को कॉल किया है यहाँ पे dist1 ने। तो dist1 की फीट वेरिएबल की वैल्यू और dist1 की इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो है ये आपको प्रिंट करके देगा, उसमें जो भी वैल्यूज पड़ी है ये प्रिंट करके देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट, इसमें लिखा है शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट dist2, कि dist2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स हम शो कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे dist2 ऑब्जेक्ट है उसका हमने शो डिस्ट फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन वो हमने कॉल किया है, तो वो आपको ना प्रिंट करके देगा द वैल्यू ऑफ फीट। फीट की वैल्यू प्रिंट करके देगा फॉर dist2, बिकॉज नाउ शो डिस्ट हैज बीन कॉल्ड बाय द dist2 ऑब्जेक्ट। और इंचेस की वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा, dist2 की इंचेस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू वो आपको प्रिंट करके देगा। ओके, इसमें एक मेथड है इनिशियलाइज का, वो रह गया है। जो भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज के मेथड को कॉल करेगा उसके फीट वेरिएबल में जीरो वैल्यू चली जाएगी और उसके इंचेस वेरिएबल के अंदर भी जीरो वैल्यू चली जाएगी। तो हम इसको कॉल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉल करते हैं जी dist1 के लिए, ठीक है। dist1 के लिए, आप dist2 के लिए भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं dist1 के लिए करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियलाइज, ठीक है। तो जस्ट इस मेथड को कॉल करना है, इसको आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। जब dist1 का इनिशियलाइज मेथड चलेगा तो ये dist1 के फीट में जीरो डाल देगा, dist1 के इंचेस में जीरो वैल्यू डाल देगा। और यहाँ पे जब हम dist1 की ये जो शो डिस्ट मेथड है, शो डिस्ट मेथड, ये जब हम एग्जीक्यूट जब होगा तो आपको ना यहाँ पे फीट वेरिएबल की वैल्यू जो कि dist1 की जीरो है और dist1 की इंचेस वेरिएबल की वैल्यू जो कि 0.0 है वो आपको डिस्प्ले करके देगा। क्यों जीरो है? क्योंकि dist1 डॉट इनिशियलाइज का मेथड हमने कॉल किया है, और इनिशियलाइज का मेथड जो है वो फीट में भी जीरो डाल रहा है और इंचेस के अंदर भी जीरो वैल्यू डाल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने चेंजेस किए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज का मेथड जो था वो पहले कॉल नहीं किया था, उसको मैं कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपसे कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, ये अब dist2 के लिए आपसे वैल्यू मांग रहा है, पहले भी dist2 के लिए मांग रहा था, अब भी dist2 के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज लिखी। अब यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि showing the details of object dist1, the value of feet is 0 and the value of inches is 0. Why? Because आपने dist1 का जो के लिए जो इनिशियलाइज का जो मेथड था वो आपने कॉल किया था, और इनिशियलाइज का मेथड जो है वो क्या करता है, वो फीट वेरिएबल में और इंचेस वेरिएबल के अंदर जीरो असाइन कर रहा है। तो आपका जब इनिशियलाइज का मेथड जो कि यहाँ पे है dist1 डॉट इनिशियलाइज, जब ये चलेगा तो dist1 के फीट और इंचेस दोनों में क्या वैल्यू आ जाएगी? जीरो। और वही वैल्यू जो है यहाँ पे शो डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है शो डिस्ट का, वो आपको फीट और इंचेस की वैल्यू जो कि dist1 के फीट में जीरो है, उसके इंचेस में जीरो है, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे कंसोल के ऊपर यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है 0 0। और जो वैल्यूज आपने पुट की थी फीट की फॉर dist2, और जो वैल्यू आपने पुट की थी इंचेस के लिए फॉर dist2 इंचेस 2.25 एंड 3,
तो वो आपको ये 3 और 2.25 यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। कौन डिस्प्ले करके दे रहा है? ये जो आपका शो डिस्ट का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आया होगा, इसकी वर्किंग आपको समझ आई होगी, इसका जो फ्लो है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने ये जो सिलसिला था वो छोड़ा था। ओके जी। द डिस्टेंस क्लास शोज टू वेज टू इनिशियलाइज द डेटा आइटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्लास के अंदर हमने दो मेंबर फंक्शंस बनाए थे। दो मुख्तलिफ तरीकों से हम अपने जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे थे, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे थे, ठीक है। एक आपका इनिशियलाइज का मेंबर फंक्शन है और एक आपका जो सेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन है। ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों आपकी जो क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं फीट और इंचेस, उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस जो है उनकी वर्किंग ये भी हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के अंदर देखी हुई भी है। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कैन एन ऑब्जेक्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेनेवर इट इज क्रिएटेड विदाउट रिक्वायरिंग अ सेपरेट कॉल टू अ मेंबर फंक्शन। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना हमने लाइन नंबर 36 के ऊपर डिस्ट वन जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके फीट और इंचेस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि उसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करने के लिए हमने ना एक इनिशियलाइज का जो मेथड है ना वो हमने खुद कॉल किया है, हमने खुद ही कॉल किया है, प्रोग्रामर ने कॉल किया है, ठीक है। और इनिशियलाइज का मेथड जब चलेगा तो वो डिस्ट वन के फीट में 0 डाल देगा, इंचेस में 0 डाल देगा, ठीक है। और इससे पहले इनिशियलाइज से पहले मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्ट वन डॉट सेट डिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर अपनी मर्जी की कोई वैल्यू डाल देता हूँ 8,6.75। तो अब जो ये जो सेट डिस्ट का जो मेथड है ये क्या करेगा कि ये आपके डिस्ट वन ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल में 8 डाल देगा और उसके इंचेस वेरिएबल के अंदर 6.75 डाल देगा। यानी कि मुझे सेट डिस्ट का फंक्शन जो है ना, डिस्ट वन के लिए मुझे सेट डिस्ट का फंक्शन जो है ना वो कॉल करना पड़ रहा है, या डिस्ट वन के लिए या इवन डिस्ट टू के लिए भी मुझे जो है वो सेट डिस्ट का फंक्शन मेंबर फंक्शन या इनिशियलाइज का मेंबर फंक्शन जो है वो मुझे खुद से कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली वो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वो क्वेश्चन ये है कि कैन एन ऑब्जेक्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेनेवर इट इज क्रिएटेड। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो डिस्ट वन डिस्ट टू या वट एवर डिस्ट थ्री वो जब भी बने, जब भी वो क्रिएट हो, जब भी वो डिक्लेयर हो, ठीक है, तो उसी वक्त वो इनिशियलाइज भी हो जाए, मींस कि उसी वक्त उसकी जो फीट वेरिएबल की वैल्यू और इंचेस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाए, बजाय इसके कि हम इनिशियलाइज का मेथड कॉल करें मेंबर फंक्शन या सेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो हम कॉल करें खुद से, क्या ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। विदाउट, यानी कि यहाँ पे लिखा है विदाउट रिक्वायरिंग अ सेपरेट कॉल टू अ मेंबर फंक्शन के इसकी इसके बजाय कि हम लोग सेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन और इनिशियलाइज का जो मेंबर फंक्शन है वो हम सेपरेटली कॉल करें, क्या ये ऑटोमेटिकली जो है इनिशियलाइज नहीं हो सकता? ये यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसका जो आंसर है वो ये है कि automatic initialization is carried out using a special member function called as constructor। ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। अभी तक जो है हमने ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन जो थी वो नहीं की थी, यानी कि हम यहाँ पे डिस्ट वन को इनिशियलाइज कर रहे हैं और डिस्ट वन को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके 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 जो फीट और इंचेस वेरिएबल्स हैं उसमें हम 0 पुट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड जिसका नाम हमने इनिशियलाइज रखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा, मींस के यहाँ पे देखिए आपका डिस्ट, मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही डिस्ट वन वेरिएबल आपका जो है वो क्रिएट हो जाए ये इनिशियलाइज भी हो जाए ऑटोमेटिकली विदाउट कॉलिंग विदाउट विदाउट कॉलिंग दिस फंक्शन, मतलब कि फंक्शन कॉल करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, इनिशियलाइज फंक्शन कॉल करने की मुझे जरूरत ही ना पड़े, या इवन के जो सेट डिस्ट जो मेंबर फंक्शन है उसको मुझे कॉल करने की जरूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए,
आपका ये जो dist1 है इसका और dist2 जो है इसका भी फीट और इंचेस वेरिएबल्स जो है वो डेटा मेंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास जो है एक स्पेशल हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है जो इसी काम के लिए यूज होता है, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वो क्या कर ले, इनिशियलाइज कर ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये बिल्कुल जी पॉसिबल है विदाउट गिविंग अ कॉल, ठीक है, टू अनदर फंक्शन। ठीक है, आप जो है ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की, और उसके लिए आपको एक मेंबर फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, मेंबर फंक्शन चाहिए होता है आपको जो कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल क्यों है ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसको। और इस मेंबर फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से आप ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, यानी कि ये क्लास के अंदर डिफाइंड होगा। मेंबर फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी डिफाइंड होगा। दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा ये फंक्शन, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, जब हम लिखते हैं ना क्लास का नाम डिस्टेंस, और उसके आगे हम जब वेरिएबल का नाम लिखते हैं dist1 dist2 dist3 एंड सो ऑन, तो उसी वक्त आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, तो ये था सारा कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, काउंटर की एग्जांपल, लेकिन इस एग्जांपल से पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि हम अपने उस प्रोग्राम के अंदर जिसको हमने अभी अभी डेवलप किया था, डिस्टेंस वाला जो प्रोग्राम था जिसमें डिस्टेंस वाली क्लास थी, हम क्यों ना इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उस टाइम पे कॉल होता है। ठीक है, जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, और हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर जो होगा वो कॉल होगा। चाहे आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं, चाहे आप 5 ऑब्जेक्ट्स बनाएं, हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हर दफा स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम और आपके फंक्शन का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्लास बनाई है ना डिस्टेंस, तो इसके अंदर जब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम भी डिस्टेंस होगा। और कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, यानी कि वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे देखें हमने ये जो फंक्शन बनाए हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है, चारों के चारों, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे, इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ पे भी नहीं लिखी हुई, इसमें भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, यहाँ पे भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। तो इसलिए हम इसमें इसकी रिटर्न वैल्यू हम क्या लिखते हैं, वॉइड। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी रिटर्न वैल्यू एक तो जी कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बट स्टिल उसके जो रिटर्न वैल्यू है वो वॉइड जो कीवर्ड है वो भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चंद चीजें हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास के नाम जैसा होगा, जो आपकी क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। नंबर 2, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, यानी कि जो आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है नया, उसके जो डेटा मेंबर्स होंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए वो यूज होगा। नंबर 3, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो dist1 के डेटा मेंबर्स फीट और इंचेस को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज का जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल किया है। ठीक है, तो ये तो प्रोग्रामर तो भूल भी सकता है ना इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो इस मकसद के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ कि पब्लिक के कीवर्ड के नीचे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जी आपका डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि आपने जो है इसमें आपने जो है इसके अंदर इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। इट इज़ बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज। मैं कहता हूँ कि यार जब भी डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसके फीट वेरिएबल के अंदर जो है वो जीरो वैल्यू चली जाए, और उसके जो इंचेस वेरिएबल है उसके अंदर भी जीरो वैल्यू चली जाए, और ऑटोमेटिकली चली जाए, यानी कि मुझे खुद से डालने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना dist1 डॉट इनिशियलाइज, तो अब आपकी यहाँ पे इनिशियलाइज मेथड की जो है इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब ये मैं इनिशियलाइज मेथड जो है यहाँ से मैं कॉल भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसको कॉल आप कैसे करेंगे। इसी तरीके से ये जो सेट डिस्ट का जो फंक्शन है, ये भी तो फीट और इंचेस के अंदर वैल्यू पुट कर रहा है ना, ठीक है, इनिशियलाइजेशन के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं ना सेट डिस्ट को। खैर मैंने यहाँ पे सेट डिस्ट को वैसे कॉल भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम को मैं पहले तो सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं, और इस प्रोग्राम को जो है मैं बिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चेंजेस किए हैं। प्रोग्राम मेरा बिल्ड हो गया है। अब देखिए होगा क्या, डिस्टेंस जो क्लास है आपकी, इसके आपने दो वेरिएबल्स बनाए, यानी कि आपने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। जब डिस्ट वन बनेगा तो आपने तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जो कंस्ट्रक्टर जब डिफाइन किया है तो डिस्ट वन की फीट में जीरो चला जाएगा, उसके इंचेस वेरिएबल के अंदर भी जीरो वैल्यू चली जाएगी। इसी तरीके से डिस्ट टू ऑब्जेक्ट जब बनेगा, ठीक है, जब क्रिएट होगा तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्टर जो है ना दोबारा से कॉल होगा, दूसरी दफा कॉल होगा, ठीक है, और उसकी डिस्ट टू की भी फीट वेरिएबल में जीरो वैल्यू चली जाएगी और इंचेस वेरिएबल के अंदर जीरो वैल्यू चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ऐसा करेगा और ऑटोमेटिकली कॉल होगा, आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन, यहाँ पे हमने लिखा है डिस्ट वन और ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर, और हमने उसका शो डिस्ट मेथड जो है ना मेंबर फंक्शन शो डिस्ट, वो हमने कॉल किया। तो शो डिस्ट जब कॉल होगा तो वो आपको प्रिंट करके देगा द वैल्यू ऑफ फीट। फीट वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का फीट वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा, जिस ऑब्जेक्ट ने शो डिस्ट को कॉल किया है। तो शो डिस्ट को तो डिस्ट वन ने कॉल किया है, ठीक है। तो डिस्ट वन के फीट वेरिएबल और डिस्ट वन के इंचेस वेरिएबल की वैल्यू आपको ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो डिस्ट वन की तो डिस्ट वन जो है डिस्ट वन जो है वो तो उसके अंदर तो आपने वैल्यू जो है वो खुद से तो इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक है। उसके लिए तो इस तरह हुआ है कि कंस्ट्रक्टर चला है, ठीक है, उसने फीट की वैल्यू जीरो पुट कर दी, इंचेस की वैल्यू जीरो पुट कर दी। तो यहाँ पे ये आपको ना शो डिस्ट का जो फंक्शन है ये आपको जीरो इंचेस की वैल्यू और जीरो आपको दिखाएगा फीट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। ओके, फिर इसके बाद चूंकि आपने लाइन नंबर 36 के ऊपर यहाँ पे डिस्ट टू जो है इसका जो दूसरा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसका आपने गेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो आपने कॉल किया है। तो गेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो जब चलेगा तो वो आपसे कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ फीट। आप जो भी फीट की वैल्यू देंगे वो फीट वेरिएबल में ले जाके पुट कर देगा, और एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस वो इंचेस वेरिएबल के अंदर ले जाके पुट कर देगा ऑफ डिस्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आप अपनी खुद की मर्जी की वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज आपने यहाँ पे दी होंगी गेट डिस्ट फंक्शन जब चला होगा, जो भी वैल्यूज आपने फीट और इंचेस की दी होंगी, तो यहाँ पे डिस्ट टू का जो शो डिस्ट मेंबर फंक्शन है वो आपको वही वैल्यूज डिस्प्ले करके देगा जो वैल्यूज आपने पुट की थी, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपसे ना एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, ये बेसिकली आपसे मांग रहा है डिस्ट टू। देखें यहाँ पे जो डिस्ट टू का जो गेट डिस्ट मेंबर फंक्शन है ना वो चल रहा है अभी यहाँ पे, एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस टाइम पे चल रहा है। तो मैं फीट की वैल्यू इनपुट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 15 फीट, इंचेस की वैल्यू लेट्स सपोज 2.25, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे कह रहा है कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन की डिटेल्स आपको दिखा रहा है और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फीट इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ इंचेस इज जीरो। भाई ये फीट की वैल्यू जीरो और इंचेस की वैल्यू जीरो की किसने है? ये कंस्ट्रक्टर ने की थी, ये कंस्ट्रक्टर ने की थी, ठीक है। और डिस्ट टू जब बना था, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट टू ऑब्जेक्ट जब बना था तो कंस्ट्रक्टर इसके लिए भी कॉल हुआ था, कंस्ट्रक्टर इसके लिए भी कॉल हुआ था और फीट वेरिएबल में इसने जीरो पुट कर दिया था ऑफ डिस्ट टू, और डिस्ट टू के इंचेस वेरिएबल में इसने जीरो पुट कर दिया था। लेकिन इसके बाद मैंने चूंकि डिस्ट टू का जो गेट डिस्ट मेंबर फंक्शन है वो कॉल किया है, तो गेट डिस्ट ने क्या किया, आपसे वैल्यू मांगी, तो फीट वेरिएबल की वैल्यू जो कि जिसमें वैल्यू इनिशियली स्टार्ट में जीरो थी उसको इसने चेंज कर दिया, ठीक है, ओवरराइट कर दी वैल्यू किससे, 15 से और 2.25 से। अगर मैं यहाँ पे जो डिस्ट टू डॉट गेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है ये अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, कमेंट आउट कर दिया है, अब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। अच्छा, तो डिस्ट वन का तो हमें समझ आ रहा है कि डिस्ट वन जब बनेगा तो उसके लिए जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके डिस्ट वन की फीट में जीरो डाल देगा, इंचेस में जीरो डाल देगा। इसी तरीके से डिस्ट टू जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फीट में जीरो डाल देगा, इंचेस में जीरो डाल देगा, ठीक है, इंचेस वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद जब हम डिस्ट टू की डिटेल्स देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यार फीट में जीरो है, इंचेस वेरिएबल में जीरो है, और यहाँ पर भी ये हमें कहेगा कि
शो डिस्ट फंक्शन जब चलेगा यहाँ पे, शो डिस्ट फंक्शन मेंबर फंक्शन जब चलेगा फॉर डिस्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये कहेगा द वैल्यू ऑफ फीट 0, द वैल्यू ऑफ इंचेस 0, क्योंकि आपके डिस्ट टू के लिए भी कंस्ट्रक्टर चला है और आपने इसकी वैल्यूज छेड़ी ही नहीं है, इसकी वैल्यूज आपने ओवरराइट ही नहीं की है। तो इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे कह रहा है शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन का कह रहा है कि यार फीट में 0, इंचेस में 0, इसकी तो चलो समझ आ गई। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्ट टू, उसके भी फीट और इंचेस के अंदर 0 0 वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसके लिए भी चलेगा और इसकी फीट और इंचेस को भी इनिशियलाइज कर देगा 0 से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट जो मैंने लिखे थे वो कमेंट अगर मैं हटा देता हूं, तो अब डिस्ट 2 के लिए जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो फीट और इंचेस में तो वो 0 डालेगा, इसमें तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो लाइन नंबर 36 जब चलेगी तो गेट डिस्ट का मेथड चलेगा, ठीक है, फॉर डिस्ट 2, और डिस्ट 2 की फीट वेरिएबल और डिस्ट 2 के इंचेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर देगा, इनपुट कर देगा। तो पुरानी वैल्यू यानी कि फीट की वैल्यू 0, इंचेस की वैल्यू 0, वो क्या हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी, उसकी जगह पे नई वैल्यूज आ जाएगी। तो ये आपका प्रोग्राम जो था वो इनिशियली ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जो एग्जांपल है वो समझ आई होगी। चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट आपकी क्या स्लाइड है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यार एक एग्जांपल है जिसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टर का ही कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया जाएगा। आपकी क्लास हम बनाएंगे इसके अंदर जिसका नाम काउंटर होगा, ठीक है, क्लास का नाम काउंटर होगा। उसके अंदर एक डेटा मेंबर होगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम होगा काउंट, इसका नाम क्या होगा, काउंट। फिर मेंबर फंक्शंस होंगे, मेंबर फंक्शंस के अंदर लिस्ट 3 आपके मेंबर फंक्शंस होंगे। एक जो है आपका कंस्ट्रक्टर होगा, तो कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम सेम होगा। अगर क्लास का नाम काउंटर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी काउंटर होगा, और हम काउंट वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर आपके पास एक मेंबर फंक्शन है इंक अंडरस्कोर काउंट, यानी कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। और फिर आपके पास एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर काउंट, जो कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या करके देगा, गेट करके देगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम के ऊपर चले, हम यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि an object of type counter is first created and we want its count variable to be initialized to 0, कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो काउंट वेरिएबल है, जो डेटा मेंबर है, हम उसको ना 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि यार हम इस तरह कर लें कि हम एक फंक्शन बना लें, हम एक मेंबर फंक्शन बना लें जिसका नाम रख दें सेट अंडरस्कोर काउंट, और उस मेंबर फंक्शन को हम खुद कॉल करें, प्रोग्रामर खुद कॉल करे, और सेट अंडरस्कोर काउंट जो है वो क्या करेगा, वो काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 कर देगा, ठीक है। इसको हम एक आर्ग्यूमेंट भेजेंगे 0, तो वो 0 वैल्यू जो होगी वो असाइन कर देगा उसके अंदर काउंट वेरिएबल के अंदर, क्लास के काउंट वेरिएबल के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम एक और जो है वो मेंबर फंक्शन बना लें, उसका नाम हम रख दें 0 अंडरस्कोर काउंट, ठीक है, और टू सेट द काउंट वेरिएबल टू 0, ताकि हम आपके इस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिख सकें कि काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। और इसके बाद जो है सच फंक्शंस, इसमें मसला क्या है कि सच फंक्शंस वुड नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम वी क्रिएटेड अ काउंटर ऑब्जेक्ट। जब जब हम काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब हमें इस तरह के मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी, इसके अंदर हमने ये जो मेथड बनाया था ना, ये वाला सेट डिस्ट का, ठीक है, सेट डिस्ट का, तो इस सेट डिस्ट के मेथड को हमें ना क्या करना पड़ेगा, बार बार कॉल करना पड़ेगा, ताकि फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू जो है ना, जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब हम उसके लिए सेट डिस्ट का जो फंक्शन होगा, जो मेंबर फंक्शन होगा, वो हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे ये आपकी काउंटर की क्लास का नाम है, ये उसका वेरिएबल यानी कि उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है C1, और आपने एक मेथड बनाया हुआ है लेट सपोज अपने फंक्शन क्लास के अंदर जिसका नाम आपने रखा है 0 अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। यू विल हैव टू कॉल दिस 0 अंडरस्कोर काउंट मेंबर फंक्शन टू इनिशियलाइज द काउंट वेरिएबल ऑफ C1, और जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट के साथ आपको 0 अंडरस्कोर काउंट, या आपने लेट सपोज अगर फंक्शन बनाया हुआ है सेट अंडरस्कोर काउंट,
तो ये फंक्शंस आपको ना हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, खुद से, हर फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ओके, अ प्रोग्रामर मे फॉरगेट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएटिंग इट, और ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि प्रोग्रामर जो है वो ऑब्जेक्ट तो बना ले, लेकिन उसकी जो उसके अंदर जो उसके जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करना भूल जाए, या उनको इनिशियलाइजेशन के लिए उसने जो मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर उसने मेंबर फंक्शन बनाया जी 0_count या set_count, उनको कॉल करना भूल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। It's more reliable and convenient to cause each object to initialize implicitly when it is created, यानी कि ये आसान हो जाता है प्रोग्रामर के लिए भी कि कोई ऐसा तरीका हो कि जब ऑब्जेक्ट आपका बने तो उसी वक्त आपके ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, एक डेटा मेंबर है या दो हैं या वट एवर, तो वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली यानी कि उसको कॉल करने की जरूरत ना हो, इम्प्लिसिटली यानी कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके वो जो डेटा मेंबर्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएं। ये रिलायबल भी है, ठीक है, और कन्वीनियंट भी है, आसान भी है प्रोग्रामर के लिए। अच्छा, इन द काउंटर क्लास, जो क्लास अभी हम बनाने लगे हैं, इन द काउंटर क्लास द कंस्ट्रक्टर काउंटर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप काउंटर इज क्रिएटेड, यानी कि जब जब हम काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, देखें आपका क्लास का नाम काउंटर है तो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी काउंटर होगा, तो ये मेंबर फंक्शन जो है ना ये खुद ब खुद कॉल होगा फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो आपका काउंटर का जो ये जो काउंटर नाम का ये जो मेंबर फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये खुद ब खुद कॉल होगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके लिए एक आसानी पैदा होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने ये क्लास का नाम है काउंटर, आपने इसके दो मेंबर फंक्शन सॉरी आपने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं C1 एंड C2। C1 जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, C2 जब बनेगा तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये जब कंस्ट्रक्टर इसके लिए कॉल होगा तो ये C1 के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कॉल होगा, और जब दोबारा जब कॉल होगा कंस्ट्रक्टर तो वो C2 जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट, द अबव स्टेटमेंट काउंटर C1, C2, इट क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास काउंटर, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ठीक है। यही वाली बात जो भी हमने डिस्कस की कि C1 जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर अलग से कॉल होगा और C2 जो है वो अलग से कॉल होगा, यानी कि दो दफा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक C1 के लिए एक C2 के लिए, एक C1 के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए और एक दफा C2 के मेंबर फंक्शंस को सॉरी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कॉल होगा, ठीक है जी। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। दिस इज वन वे द कंपाइलर नोज दैट दे आर कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे पता लगता है C++ के कंपाइलर को कि ये जो मेंबर फंक्शन है ये एक स्पेशल किस्म का मेंबर फंक्शन है, ये आम किस्म का मेंबर फंक्शन नहीं है, और ये मेंबर फंक्शन जो है ये कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये मेंबर फंक्शन जो है ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, अगर उसका नाम और क्लास का नाम सेम हो। सेकंड, नो रिटर्न टाइप इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर्स, ये कंस्ट्रक्टर्स की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन यू आर सपोज टू राइट दिस कीवर्ड वॉइड, आप वॉइड का कीवर्ड भी नहीं लिख सकते कंस्ट्रक्टर से पहले, ठीक है, कंपाइलर एरर देगा आपको। व्हाई नॉट, क्यों? Since the constructor is called automatically by the system, there is no program for it to return anything to. A return value wouldn't make any sense कि आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ना इसको कॉल किया जाता है ऑटोमेटिकली, देयर इज नो प्रोग्राम फॉर इट टू रिटर्न एनीथिंग टू, यानी कि कोई ऐसा पीस ऑफ कोड, कोई ऐसा प्रोग्राम आपने बनाया ही नहीं है कि जिसको कि ये वैल्यू रिटर्न कर सके, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न वैल्यू जो है ना उसका किसी किस्म का कोई सेंस नहीं बनता है। दिस इज द सेकंड वे द कंपाइलर नोज दैट दे आर कंस्ट्रक्टर, और ये दूसरा तरीका है जिससे पता लगता है कि ये आपने जो मेंबर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है ये एक कंस्ट्रक्टर है। पहला तरीका क्या है, कंपाइलर को पता लगेगा कि यार आप जो मेंबर फंक्शन लिख रहे हो, जो डिफाइन कर रहे हो, वो मेंबर फंक्शन आपका जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है। अगर उसका नाम उस मेंबर फंक्शन का और आपकी क्लास का नाम सेम होगा तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर है। दूसरा, उसकी अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। One of the most common tasks a constructor carries out is initializing data members. Data members आपकी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको डेटा मेंबर्स कहा जाता है, और उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, उनको इनिशियल वैल्यू देने के लिए नॉर्मली आपके जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन द काउंटर क्लास द कंस्ट्रक्टर मस्ट इनिशियलाइज
काउंटर क्लास अभी जो हम बनाएंगे उसमें जो कंस्ट्रक्टर होगा इट मस्ट इनिशियलाइज द काउंट डेटा मेंबर टू जीरो, उसको हम ना जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। The initialization takes place following the member function declarator but before the function body, ठीक है। इनिशियलाइजेशन जो है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फॉलोइंग द मेंबर फंक्शन डेक्लेरेटर बट बिफोर द फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी से पहले और फंक्शन के डेक्लेरेटर के बाद आपका जो इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो आपका काउंट का जो वेरिएबल होगा इसके अंदर वो इनिशियलाइज हो जाएगा और वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा और हम उसको जीरो से ही इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन इन कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन बॉडी, ठीक है, फंक्शन की बॉडी के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और दो तरीकों से बेसिकली आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और इसका हम प्रोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं लेट्स सपोज काउंटर, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट और इसको मैं कर लेता हूँ फिनिश। ये काउंटर में सोर्सेज मेन डॉट सीपीपी, आपका ये जो कोड है इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपनी जो क्लास है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। क्लास का नाम जो है वो काउंटर है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है काउंट। इसी तरीके से पब्लिक के अंदर जो है हम अपना जो आपका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं। दो तरीकों से आप जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी जो काउंट वेरिएबल उसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अभी थोड़ी देर के अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड और एक वेरिएबल सॉरी एक मेंबर फंक्शन अब बना लेते हैं इंक काउंट, ठीक है, के नाम से, यानी कि इंक्रीमेंट काउंटर। और इसके अंदर हम जस्ट लिखेंगे कि यार काउंट वेरिएबल को क्या कर लो, इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस। और एक फंक्शन जो है मेंबर फंक्शन हम बना लेते हैं गेट अंडरस्कोर काउंट, के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, काउंट वेरिएबल, ठीक है, जो आपकी क्लास का वेरिएबल है डेटा मेंबर, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। सॉरी, इस तरह कर लेते हैं कि इसकी रिटर्न तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि रिटर्न करो काउंट वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है ना उसको रिटर्न करो, ठीक है। और आपका ये जो क्लास है, क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके साथ दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि काउंट वेरिएबल या जो भी आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने का एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि आप कंस्ट्रक्टर का जो डिक्लेरेटर है इसके फौरन बाद आप एक कोलन लगाएं, ठीक है, और अपने जो आपका काउंट वेरिएबल है उसका नाम लिखें और ब्रैकेट के अंदर ना जीरो लगा दें, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका है। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी काउंटर जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, हम इसके अंदर ना एक सी आउट स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें ये सी आउट स्टेटमेंट जो है वो नजर आएगी, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड जब भी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको, और ये उस वक्त कॉल होगा जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा इस काउंटर क्लास का, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होगा। तो अब चलते हैं जी मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं जी आपकी क्लास का नाम है काउंटर। इसका हम दो ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं C1 एंड C2, ठीक है। जब आपका C1 जब है क्रिएट होगा तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर ये जो है इसके लिए कंस्ट्रक्टर अलग से कॉल होगा और C2 के लिए कंस्ट्रक्टर अलग से कॉल होगा। मींस कि कंस्ट्रक्टर दो दफा कॉल होगा। C1 का जो काउंट वेरिएबल होगा उसमें जीरो पुट कर दिया जाएगा और C2 का जो काउंट वेरिएबल होगा उसके अंदर भी जीरो पुट कर दिया जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि C1 जो है उसके लिए इंक अंडरस्कोर काउंट जो फंक्शन हमने बनाया, मेंबर फंक्शन हमने बनाया, उसको एक दफा कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये इंक अंडरस्कोर काउंट क्या करेगा, ये C1 के काउंट वेरिएबल को एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा और जो C2 है, ठीक है, उसका जो इंक काउंट या इंक्रीमेंट काउंट का जो मेंबर फंक्शन है उसको ना मैं तीन दफा कॉल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं
3 दफा कॉल करता हूँ। तो एक दफा कॉल करेंगे तो ये उसकी वैल्यू जो है ना क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, C1 का काउंट वेरिएबल हो या C2 का काउंट वेरिएबल हो, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, जब C1 के लिए इंक काउंट या इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन चलेगा, मेंबर फंक्शन, तो इसमें काउंट वेरिएबल की वैल्यू एक दफा बढ़ जाएगी। और C2 के इंक काउंट मेंबर फंक्शन को आप 3 दफा कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो मींस के C2 का जो काउंट वेरिएबल होगा उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और जब 3 दफा ये कॉल होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ना हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसकी काउंट की वैल्यू को प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल ऑफ C1 ऑब्जेक्ट इज, तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रीड करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन, मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर काउंट। तो गेट अंडरस्कोर काउंट को हम कॉल कर लेंगे। कौन कॉल करेगा, C1 कॉल करेगा, इसलिए कि हम C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल है हम उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C1 डॉट गेट काउंट, ठीक है। और इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे काउंट लिख दिया है गलती से सी आउट की बजाय, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल ऑफ C2 ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे C1 की बजाय हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे C2 डॉट गेट काउंट, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। जब रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे C1 एंड C2। C1 के लिए कंस्ट्रक्टर एक दफा कॉल होगा और C1 के काउंट वेरिएबल में 0 चला जाएगा और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड की स्टेटमेंट आएगी एक दफा। फिर उसके बाद C2 जब बनेगा तो C2 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल में 0 जाएगी और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का एक मैसेज आएगा, यानी कि ये जो मैसेज है ना कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये दो दफा आएगा। दो दफा इसलिए कि आप दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक दफा ये आपको मैसेज मिलेगा, दो दफा बनाएंगे तो दो दफा आपको मैसेज मिलेगा। अच्छा जी, तो उसके बाद ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जी कि C1 ऑब्जेक्ट जो है उसका मेंबर फंक्शन कॉल करें इंक अंडरस्कोर काउंट, यानी कि इंक्रीमेंट काउंटर। तो ये इंक अंडरस्कोर काउंट मेंबर फंक्शन है और ये काउंट की वैल्यू को एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा और काउंट जो है वो बेसिकली C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू चूंकि 0 है, क्योंकि C1 का भी जो काउंट है वो 0 होगा स्टार्ट में और C2 जो है उसका काउंट भी 0 होगा स्टार्ट में, तो इसको एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा। तो C1 का जो काउंट होगा वो 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ना C1 कॉल कर रहा है तो इसलिए C1 का जो काउंट होगा वो इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पे C2 जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इंक काउंट अंडरस्कोर जो इंक अंडरस्कोर काउंट नाम का जो मेंबर फंक्शन है उसको 3 दफा कॉल कर रहा है। तो C2 का भी जो स्टार्टिंग काउंट वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। 3 दफा जब ये कॉल होगा तो मींस के पहली दफा जब ये कॉल होगा तो इसकी वैल्यू को 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू और C2 ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गेट होके नजर आ जाएगी। तो C1 का जो काउंट वेरिएबल है उसको आपने एक दफा इंक्रीमेंट किया है, लिहाजा उसकी वैल्यू आपको 1 दिखाएगा। और C2 जो ऑब्जेक्ट है उसके काउंट वेरिएबल को आपने 3 दफा इंक्रीमेंट किया है, तो लिहाजा वो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू 3 डिस्प्ले करके देगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर कॉल्ड दो दफा आ रहा है ना ये स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल ऑफ C1 ऑब्जेक्ट इज 1, द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल ऑफ C2 ऑब्जेक्ट इज 3, क्योंकि C1 का आपने इंक्रीमेंट काउंट जो है वो एक दफा कॉल किया था और C2 का जो इंक्रीमेंट काउंट है वो आपने 3 दफा कॉल किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर C1 C2 और यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ C3 के नाम से, ठीक है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ना कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये 3 दफा आपको प्रिंट होके नजर आएगी, क्योंकि अब आपके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और आपका ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है जी। और मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ,
ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल ऑफ C3 ऑब्जेक्ट इज, और यहाँ पे C2 की बजाय मैं लिखूंगा C3 डॉट गेट काउंट। मैंने यहाँ पे C3 ऑब्जेक्ट के लिए इंक या इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, वो मैंने कॉल नहीं किया। C3 ऑब्जेक्ट जो है उसका जो काउंट वेरिएबल होगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी और ये मुझे यहाँ पे 0 ही डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रूव होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो चल गया है और उसने C3 के काउंट वेरिएबल को 0 असाइन किया था। तो आपका जो C3 है, C3 का जो काउंट होगा वो 0 होगा क्योंकि आपने इंक्रीमेंट तो उसको किया नहीं है, और उसका जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो काउंट वेरिएबल जो है आपका C3 का उसको 0 कर देगा और 0 ही वैल्यू रहेगी और ये आपको 0 ही डिस्प्ले करके भी देगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को जो है मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं जो हूँ रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, 3 दफा कॉल हुआ। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल C1 ऑब्जेक्ट इज 1 क्योंकि आपने उसका इंक्रीमेंट काउंटर एक दफा कॉल किया, C2 के लिए 3 दफा कॉल किया, इसलिए आपको उसकी काउंट वेरिएबल की वैल्यू 3 दिखा रहा है। और आखिर में काउंट वेरिएबल की वैल्यू C3 के लिए आपको 0 दिखा रहा है क्योंकि C3 को आपने इंक्रीमेंट ही नहीं किया था। ठीक है, ओके जी, तो ऐसा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होगा कि जो भी फ्यूचर के अंदर वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो काइंडली वीडियो को जो है वो आप लाइक भी कर लें, उसको मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। बाकी अगर कुछ सेक्शंस हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उनके साथ भी आप ये वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़ जी।